हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे बोलते अपने हर वीडियो में। तो देखिए आज कुछ भाई जो हमारी वीडियो रहने वाली वो रहेगी BHEDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और चैनल पे और अपलोड की थी मैंने अभी 1-2 दिन पहले, जिसमें कि हमने इसका दिसंबर 2025 का हमने क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पूरा किया था। ठीक है, तो बच्चों कमेंट आया था कि मैम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, तो इसी कारण हम इसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं विद आंसर भी जून 2026 एग्जाम के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामांकन संबंधी विभिन्न मतों की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए विद्वानों ने इसे विभिन्न कालों में क्या किया था, विभाजित कर दिया था, ताकि हम इसको समझ सके। हम इसके विद्वानों ने क्या किया कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, उसकी हिस्ट्री थी, उसको इन्होंने क्या किया, अलग अलग कालों में बांट दिया, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसके हर चीज़ को समझना। इसीलिए ठीक है, इस प्रक्रिया को काल विभाजन कहा जाता है। और जो इन्होंने विभिन्न कालों में उसको बांटा, उसी को क्या कहा जाता है, काल विभाजन कहा जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है भाई। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में विभाजित करने का प्रारंभिक प्रयास किया था भाई। सबसे पहला प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, हिंदी साहित्य के नामांकन को लेके। ठीक है, काल विभाजन को लेके। लेकिन जो उनका वर्गीकरण था ना भाई, वो वैज्ञानिक नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद भी मिश्र बिंदुओं ने भी साहित्य को आरंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल में विभाजित किया। इसको भी इतना नहीं माना गया। फिर आए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो देखिए हिंदी साहित्य के सर्वाधिक मान्य काल विभाजन का श्रेय किसको जाता है भाई, रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने आदिकाल को का जो समय था वो बताया इन्होंने 1050 से लेकर 1375 तक। फिर इन्होंने भक्तिकाल का जो टाइम पीरियड था वो बताया भी 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर बताया रीतिकाल को 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल जो है वो भी 1900 से वर्तमान तक अभी तक चला हुआ है। तो ये जो यहाँ पे काल विभाजन किया गया, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और इसका जो श्रेय है किसको जाता है भी रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, इसमें यहाँ पे शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार क्या था, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। जो उस टाइम साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां चली हुई थी, भक्ति काल था, रीति काल था, तो उन सबको ही इन्होंने नाम रखा अपने कालों का। और सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो उस टाइम पे थी वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटररेटेड हो रही है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बनाई जा रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे परिस्थितियाँ थी, स्थिति थी, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या किया था, साहित्य का काल विभाजन किया था। ठीक है, और काव्य की विषय वस्तु जो थी यहाँ पे वो भी क्या थी, वो भी साहित्य प्रमुख प्रवृत्तियां थी, तो सामाजिक और सांस्कृतिक ही थी वो भी। तो इसलिए काव्य की विषय वस्तु को भी इन्होंने आधार बनाया अपने काल विभाजन के लिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का निष्कर्ष देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी काल विभाजन जो है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक भी है और प्रामाणिक भी है। ठीक है, हम इसको प्रमाणिक कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल इसको प्रमाण करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है, और आज भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। सब इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, जो इन्होंने किया था ये काल विभाजन वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट काल विभाजन इन्होंने किया था। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 1 हमारे यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा उसके साहित्यिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है भाई। कैसा काल है, प्रारंभिक काल है, जो कि हमने बात की थी अभी 1050 से लेकर 1375 तक इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है। और इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, वीर गाथा काल भी कहेंगे आदिकाल को। दूसरा नाम हो गया भी ये इसका, आदिकाल को क्या कह सकते हैं, वीर गाथा काल भी। इसको वीर गाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो वीर रस की यहाँ पे क्या थी, प्रधानता थी, कि जो वीर थे, शूरवीर थे, उनका वर्णन किया गया था, उनके बारे में साहित्य लिखा गया था। और राजाओं की क्या की गई थी, प्रशंसा की जाती थी। युद्ध और पराक्रमों का भी वर्णन किया जाता था, धार्मिक भावना भी थी, और लोक भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया था।
तो ये सब प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कब की? आदिकाल की। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी आदिकाल की? पृथ्वीराज रासो, बिसिलदेव रासो, प्रमाल रासो, ये इस टाइम की प्रमुख रचनाएं थी। तो साहित्यिक महत्व क्या है भाई? हिंदी साहित्य की नींव रखी गई कहाँ से? आदिकाल से भाई। ठीक है, हिंदी साहित्य की नींव कहाँ से रखी गई? क्योंकि प्रारंभिक काल कहा जाता है, वीरगाथा काल भी इसको कहा जाता है। तो ये हिंदी साहित्य की नींव जो रखी गई थी वो यहीं से रखी गई थी भाई। आगे वीरता और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ भी, क्योंकि वीरों के वर्णन किया गया और राजों के बारे में बताया गया। तो क्या हुआ? इससे वीरता का विकास किया गया और राष्ट्रीय चेतना का भी साथ साथ में यहाँ पे विकास हुआ। उसके बाद लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा मिली। जो लोक भाषा उस टाइम पे बोली जाती थी उसी भाषा में साहित्य को लिखा गया। तो इससे क्या हुआ? जो लोक भाषा थी उसको क्या मिली? बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला। निष्कर्ष देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य का आधारभूत काल है भाई। ठीक है, कैसा काल है ये? आधारभूत काल है, जिसने आगे आने वाले साहित्यिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। कि जो आगे साहित्य काल आएगा, साहित्य का जो विकास होगा आदिकाल के बाद, तो उसका जो एक रास्ता जो था, एक पथ जो बना दिया आदिकाल ने, वो बहुत अच्छा बना दिया ताकि उसको आगे प्रॉब्लम ना हो, कोई उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी वजह से। ठीक है भाई, अगर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है? भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो देखिए, मध्यकाल में बात करें हम तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति आंदोलन का क्या हुआ था? उदय हुआ था। तो बात देखिए कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ? तो 3 कारण थे भी, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। इन तीनों परिस्थितियों की वजह से क्या हुआ था? भक्ति काल का क्या हुआ? उदय हुआ, भक्ति काल का विकास हुआ और इस वजह से भक्ति काल उत्पन्न हुआ था, उदय हुआ। आगे देखिए, उदय के कारण यहाँ पे कुछ हमने बता दिए हैं। इसके अलावा और देखिए यहाँ पे धार्मिक आडंबरों का विरोध, कि बहुत ज़्यादा आडंबर हो गए थे हमारे समाज में, तो उन सबका विरोध करने के लिए भी ये भी एक कारण रहा इसके पीछे। तो जाति व्यवस्था की कठोरता, जाति व्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही थी, कठोरता, कठोर नियम बना दिए गए थे। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पे हमको भक्ति आंदोलन का सहारा लेना पड़ा, ये भी एक उसका कारण है। सर मुस्लिम शासन का प्रभाव ज़्यादा हो गया था, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए भक्ति आंदोलन का या भक्ति काल का उदय हुआ था। और जन सामान्य की आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी थी, क्या? कि उनको भक्ति की तरफ ले जाया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं क्या रही है? कि ईश्वर के प्रति प्रेम था भाई, यदि भक्ति काल है तो ईश्वर के प्रति प्रेम रहेगा। जाति पात का इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा गुरु की महत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताई गई है कि जो गुरु होता है वो सबसे पहले होता है, भगवान से भी पहले दर्जा दिया गया है गुरु को। उसके बाद सरल भाषा का प्रयोग किया गया, मानवतावाद की बात की गई, भाईचारे की, भाईचारा बना के रखे हम आपस में, एक दूसरे का सहयोग करें, यही तो होती है ना मानवतावाद। ठीक है, तो अगर इसका प्रभाव क्या रहा? सामाजिक समरसता बढ़ी भाई, लोग एक दूसरे से थोड़ा सा लगाव, प्रेम, भाईचारा फील करने लगे, तो इससे एक हार्मनी, सामाजिक समरसता बनी। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। जो अपना हिंदी साहित्य था वो क्या हुआ? वो उसका विकास हुआ, वो अच्छे से फला फूला। ठीक है, फिर आगे जन भाषा का विकास हुआ। जिस जन भाषा में साहित्य लिखा गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो जन भाषा थी, जो लोग वहाँ के लोग बोलते थे, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष देखिए, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और हिंदी साहित्य दोनों को ही नई दिशा प्रदान की है। किसने? भक्ति आंदोलन ने किस किस को? भारतीय समाज को और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा किसने दी भी? भक्ति आंदोलन ने दी। ठीक है, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, संत काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कबीर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। हम बात करेंगे भी यहाँ पे संत काव्यधारा की। तो संत काव्यधारा जो है वो निर्गुण भक्ति की प्रमुख शाखा है। किसकी भी? ध्यान से देखिएगा, निर्गुण भक्ति। वही हम पहले बात हम कर चुके हैं कि ऐसे भक्त जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार होता है, वो हर जगह होता है, उसका कोई रूप, रंग रूप, आकार नहीं होता, तो वो सब होते हैं कौन? निर्गुण भक्ति वाले। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्तिधारा की प्रमुख शाखा क्या है? संत काव्यधारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संत काव्यधारा की विशेषताएं देखिए क्या क्या है भाई? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। ठीक है, कि निर्गुण बिना आकार का भगवान है जो कि हर जगह विद्यमान है, किसी मंदिर में ही भगवान नहीं है, हर जगह भगवान विद्यमान है, ऐसा इनका मानना था, उसकी ही ये पूजा करते थे। फिर जाति पात का ही विरोध करते थे भी, सामाजिक सुधार किया। देखिए यदि जाति पात का विरोध कर रहे हैं मीन्स क्या है? कि समाज में सुधार तो होना ही है ना। फिर आगे गुरु का महत्व इन्होंने बताया है, सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है।
ठीक है, ये बात होगी भी यहाँ पे संत काव्यधारा की विशेषताओं की। अगर देखिए कबीर का योगदान यहाँ पे क्या रहा है भाई, कबीर जी ने पाखंड व अंधविश्वासों का क्या किया भी, विरोध किया है कि अंधविश्वास जो होते हैं ये हमारे समाज में नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ एक नकारात्मक सोच ही फैलाते हैं हमारे समाज में। ठीक है, आगे भी हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया है। इसके अलावा इन्होंने मानवतावाद का संदेश भी दिया भाई कि भाईचारा बढ़ाओ, आपसी प्यार प्रेम बढ़ाओ, और साखी और दोहे के माध्यम से इन्होंने जन जागरण किया। जो इन्होंने लिखा है ना वो इन्होंने मोस्टली साखी और दोहे लिखे हैं, जिनके माध्यम से ही इन्होंने क्या किया है, हमारे समाज को जागृत किया है, जागरूक करने की कोशिश की है। ठीक है भाई, तो आगे देखिए भाई यहाँ पे इसकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो थी भी बीजक। जो बीजक रचना वो यहाँ पे प्रमुख रचना रही है। ठीक है, इसके यहाँ पे निष्कर्ष देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन का, कबीर संत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, कबीर संत जो हैं वो संत साहित्य उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने समाज सुधार और मानवतावाद का क्या दिया है भाई, संदेश दिया है कि हमारे समाज को किसकी ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, तथा मानवतावाद का संदेश दिया इन्होंने कि वही आपसी प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ाओ, मानवतावाद की तरफ जाओ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सूफी काव्यधारा, ये सूफी काव्यधारा मतलब प्रेम और आध्यात्मिकता पर आधारित जो काव्यधारा है वही क्या है, सूफी काव्यधारा है। किस किस पे भाई, प्रेम और आध्यात्मिकता की बात यदि करेंगे तो कौन से काव्यधारा के बारे में बात कर रहे हैं हम, सूफी काव्यधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है इसकी भी, प्रेम का महत्व यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है भी, प्रेम का महत्व बताया गया है। फिर ईश्वर प्राप्ति की लालसा, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर उसको पाने की कितनी लालसा है, कितनी आपकी इच्छा है। फिर प्रतीकात्मक शैली का यूज किया गया है, ऐसे प्रतीक सिंबल बना के चीज़ को समझाया गया है। फिर लोक कथाओं का प्रयोग किया गया है, जो लोग आपस में कथा सुनाते थे उन सबको ही इन्होंने यहाँ पे पेश किया है, हमारे सामने उनका प्रयोग किया है। और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का यहाँ पे समन्वय किया गया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों के ही कल्चर को, दोनों की संस्कृति को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, प्रमुख कवि देखिए यहाँ पे क्या है भाई, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंझन और कुतुम्बन हैं भाई। जो प्रमुख रचना जो है वो पद्मावत रही है भाई सूफी साहित्य की। ठीक है, निष्कर्ष देखिए यहाँ पे, सूफी साहित्य ने प्रेम भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय को क्या किया है, बढ़ावा दिया है, उसको आगे बढ़ाया है। किस किस को भी, प्रेम को, भाईचारे को और सांस्कृतिक को, तीनों को ही इसने आगे बढ़ाया बहुत ज़्यादा, किसने, सूफी साहित्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सूरदास की काव्य का मूल्यांकन कीजिए। बात करें भी कृष्ण भक्ति शाखा की, तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति की प्रमुख शाखा है। कि सबसे पहले हमने बात की थी निर्गुण शाखा, ये है सगुण। सगुण वही जब मानते हैं भगवान का एक रंग रूप आकार होता है। ठीक है, भगवान का एक साकार रूप होता है, मूर्ति पूजा को भी ये मानते हैं। तो इनकी सगुण भक्ति की जो प्रमुख शाखा वो क्या है भी, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, देखिए इसकी विशेषताएं क्या है भी, देखिए कृष्ण भक्ति है तो मतलब कि कृष्ण के बारे में बात होगी, कृष्ण जी के बारे में, तो कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, भक्ति भावना का भी यहाँ पे भाव हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा संगीतात्मकता भी है, जो लिखा है वो ऐसे एक म्यूजिकल फॉर्म में लिखा गया है, संगीतात्मकता दिखाई गई है, उसी में सारे साहित्य को लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूरदास का यहाँ पे क्या योगदान है, आगे बाल कृष्ण का अद्भुत चित्रण इन्होंने किया है, बहुत अच्छे से बाल कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। इसके अलावा वात्सल्य रस के सम्राट रहे हैं। देखिए वात्सल्य रस क्या होता है, जहाँ पे बात होती है प्रेम की, दो इंसानों के बीच में, माँ बेटे का प्रेम, जैसे कि यहाँ पे यशोदा माता और कृष्ण जी के प्रेम को दिखाया गया है, तो वो क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। तो उसके सम्राट रहे हैं सूरदास जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ब्रज भाषा को यहाँ पे समृद्ध किया गया, क्योंकि इन्होंने साहित्य जो लिखा पूरा इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा है, तो यहाँ पे ब्रज भाषा का विकास हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख रचनाएं देखिए भाई कृष्ण भक्ति शाखा की, सूर सागर रही है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं प्रमुख रही हैं भाई कृष्ण भक्ति शाखा की। ठीक है, इसका देखिए भाई निष्कर्ष यहाँ पे, सूरदास जी कृष्ण भक्ति साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, तो बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं जो कि इनकी बहुत ज़्यादा क्या रही हैं भाई, प्रसिद्ध हुई हैं, समृद्ध हुई हैं इनकी रचनाएं।
ठीक है, आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए तुलसीदास के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी राम भक्ति काव्य धारा की। ठीक है, तो देखिए राम भक्ति काव्य धारा भी सगुण भक्ति वालों की महत्वपूर्ण शाखा है। मानते हैं भगवान का एक रूपाकार होता है, जैसे कि राम भक्ति है तो राम भगवान जी को ये मानते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता देखिए क्या है। राम को आदर्श पुरुष के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। भक्ति और मर्यादा का भी यहाँ पे समन्वय किया गया है। लोक मंगल की भावना है और भी सरल भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये 4 यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं भाई राम भक्ति काव्य की। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी का क्या योगदान रहा है भाई, कि उन्होंने रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, जिसमें कि उन्होंने राम जी को अच्छे से दिखाया है और आदर्श समाज की स्थापना इन्होंने की ये करना चाहते हैं और इन्होंने की भी। इसके बाद नैतिक मूल्यों का भी प्रचार किया गया है कि कैसे राम जी ने अपना पूरा जीवन के 14 साल समर्पित कर दिए अपने माँ बाप के एक वचन की खातिर। तो देखिए एक समर्पण भाव यहाँ पे दिखाया गया है। जो भगवान राम है वो यहाँ पे एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पे उनको बिल्कुल ऐसे चरित्र चित्रण उनका यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो भाई यही है रामचरितमानस, फिर है विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली। प्रमुख रचना इस टाइम की वाली रही है हमारी राम भक्ति काव्य के टाइम की। ठीक है भाई, आगे देखिए निष्कर्ष देखिए, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। सबसे पॉपुलर ये कवि रहे हैं तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य के। ठीक है भाई, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, रीतिकाल की परिस्थितियों एवं प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। रीतिकाल की बात आ गई है अभी, तो रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का श्रृंगार प्रधान युग है भाई। कैसा युग है भी? श्रृंगार प्रधान युग है क्या? रीतिकाल। ठीक है, देखिए भी प्रमुख प्रवृत्ति इसकी क्या क्या थी रीतिकाल की। श्रृंगारस की प्रधानता थी भी। ठीक है, श्रृंगारस यहाँ पे दिखाया गया था। फिर अलंकारों का प्रयोग किया गया था भी बहुत ज़्यादा भर भर के। नायिका का भेद भी यहाँ पे दिखाया गया था, नायिका के भी यहाँ पे अच्छे से चरित्र चित्रण किया गया था। फिर दरबारी संस्कृति को दिखाया गया और काव्य शास्त्रीय परंपरा का भी यहाँ पे पालन किया गया था, उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रमुख कवि देखिए भाई यहाँ पे कौन कौन थे। बिहारी जी, केशवदास, भूषण और पद्माकर, ये 4 यहाँ पे प्रमुख कवि रहे हैं। और महत्व क्या है भी, काव्य कला का यहाँ पे विकास हुआ था और भाषा का परिष्कार किया गया। मतलब परिष्कार क्या होता है, किसी चीज़ को हम जब उसको हम अपने अंदर संतुलित कर लेते हैं ना, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो होता है परिष्कार होता है। उसको बाहर कर देना, परिष्कार होता है उसको अंदर ले आना। तो भाषा का बहुत ज़्यादा विकास किया गया, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो मतलब क्या है कि भाषा का परिष्कार किया गया। निष्कर्ष क्या रहेगा कि रीतिकाल को हिंदी साहित्य का श्रृंगार युग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार युग या श्रृंगार काल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग क्यों कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक साहित्य का तो बात उसकी होगी भी, जो प्रारंभिक युग जो है, आदिकाल जो है, तो उसको आदिकाल नहीं है यहाँ पे, आधुनिक हिंदी साहित्य की बात हम कर रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रारंभिक युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है भी? जनक माना जाता है। इसका पीछे कारण क्या है देखिए, कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का क्या किया था भी? विकास किया था। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सुधार की भावना भी इनके काव्य में हमको देखने को मिलती है। पत्रकारिता का भी यहाँ पे विकास किया गया था, उसको बढ़ावा मिला था। और आधुनिक गद्य का जो विकास हुआ था वो यहीं से हुआ था, भारतेंदु युग से, आधुनिक काल से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख रचनाएं यहाँ पे क्या क्या लिखी गई थी यहाँ पे आधुनिक काल में। तो ये थी भारत दूरदशा और अंधेर नगरी, ये जो रचनाएं थी उस टाइम की, ये प्रमुख रचनाएं थी इस वाले टाइम की। तो देखिए जो भारतेंदु जी हैं, उन्होंने भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को आधुनिक दृष्टिकोण क्या किया है? प्रदान किया है। इन्होंने एक आधुनिक यहाँ पे एक अलग से हमने देखा है उसको, मतलब अलग से लेवल से हमने देखना स्टार्ट किया था कि इसको अपने हिंदी साहित्य को, वो भी एक आधुनिक दृष्टिकोण से हमने उसको देखना शुरू किया था। ठीक है भैया, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा,
छायावाद की प्रमुख विशेषताओं तथा हिंदी साहित्य में उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए छायावाद जो है वो हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है भी, ठीक है। छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता देखिए क्या क्या रहेंगे भाई। प्रकृति प्रेम रहा है इस टाइम पे, व्यक्तिवाद, रहस्यवाद, कल्पनाशीलता, तो ये सारी प्रमुख विशेषताएं रहेंगी छायावाद की भी, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए भाई यहाँ पे सौंदर्य चेतना भी है भाई, ये किस देखिए प्रकृति की बात यदि आ जाती है तो मतलब यहाँ पे सौंदर्य की बात भी रहेगी, ठीक है। जो प्रमुख कवि थे वो कौन कौन थे भी, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के 4 स्तंभ कहे जाते हैं ये, ठीक है। 4 स्तंभ, 4 जो पोइट हैं इनको 4 स्तंभ कहा जाता है भी। 4 स्तंभ है ये किसके, छायावाद काल के, ठीक है। छायावाद काल के ये 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से भी हैं भाई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। अगर देखिए इनका योगदान क्या रहा है, हिंदी कविता को इन्होंने एक नई दिशा दी है, भाषा को इन्होंने परिष्कृत किया है, ठीक है, और भावात्मकता को क्या किया है, समृद्ध किया है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे इन्होंने अपने योगदान दिया है कि इन्होंने एक हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है, और अब जो भाषा हम बोलते थे उन सबको लेके आए अपने साहित्य में, और भावनाएं दिखाई गई हैं उसको उन्होंने अच्छे से उसका विकास किया है। तो ये इनका योगदान रहा है छायावाद में। देखिए छायावाद जो है वो आधुनिक हिंदी कविता का महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं भाई, ठीक है। छायावाद ने आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है छायावाद, जिसने कि अपने हिंदी साहित्य को, हिंदी कविताओं को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, ठीक है भाई। तो हमने आज 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही सोल्व करा चुकी हूँ हिंदी में 2025 वाला। तो आई होप कि आपकी वीडियो काम आए, वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।